दोस्तों आईएनएस विक्रांत जो इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 तारीख के दिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी को सौंपा गया। हालांकि इंडियन नेवी को सौंपने के बाद इसे लेके काफी सारे रिपोर्ट आया और कई सारे रिपोर्टों में आप लोग इस एयरक्राफ्ट कैरियर के खासियतों के बारे में भी सुने होंगे। पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के खासियत के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल होने वाले उस एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा जिसे ब्लैक पैंथर कहा जाता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों 2 सितंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इंडियन नेवी को पहला इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत सौंपा गया। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसे केवल मात्र इंडिया में बनाया नहीं गया है, बल्कि इसके डिजाइन से शुरू करके इसमें इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर इक्विपमेंटों को इंडिया में ही निर्माण किया गया है, चाहे वो इसमें इस्तेमाल होने वाले स्टील हो या इसके हथियारों के पैकेज हो या फिर इसमें इस्तेमाल होने वाले अन्य तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। हालांकि कुछ इक्विपमेंटों को भारत की तरफ से अन्य देशों से खरीदा गया है, जिनमें सबसे प्रमुख है इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन और प्रोपल्शन सिस्टम। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करने के लिए भारत को करीबन 20,000 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ा, मतलब करीब $2.5 बिलियन। और इस लागत से इंडिया के द्वारा 262 मीटर लंबा और करीबन 62.4 मीटर चौड़ा इस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया गया। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करने के पीछे केवल मात्र भूमिका कोची शिपयार्ड लिमिटेड या नेवल डिजाइन ब्यूरो का नहीं है, बल्कि बताया जाता है कि इसमें करीबन 100 के आसपास एमएसएमईज मतलब मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस और बड़े इंडस्ट्री भी एज ए सप्लाई चेन के रूप में काम कर चुका है और कई हजारों की संख्या में वर्कर और इंजीनियरों के मेहनत के बाद ही ये एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हो सका। हालांकि दोस्तों एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में कभी संपूर्ण नहीं होता है, बल्कि इसे संपूर्ण करता है इसके ऊपर इस्तेमाल होने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर। जबकि इसके अलावा जब एयरक्राफ्ट कैरियर पानी के अंदर ऑपरेट करता है तो अकेला कभी ऑपरेट नहीं करता है, बल्कि संपूर्ण कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ ही ये ऑपरेट करता है, जिनमें सबमरीन से शुरू करके फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, इवन रिसप्लाई शिप भी शामिल होता है। हालांकि दोस्तों अगर इंडियन नेवी को देखा जाए तो इंडियन नेवी के पास फिलहाल एक संपूर्ण कैरियर स्ट्राइक ग्रुप निर्माण करने के लिए सभी हथियार है, जिनमें की डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सप्लाई शिप और सबमरीन शामिल है। पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने आप में संपूर्ण करने के लिए फिलहाल इंडिया को थोड़ा बहुत मुशक्कत करना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तैनात करने वाले नया जनरेशन के एयरक्राफ्ट नहीं है। इंडिया एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए एक टेंडर भी जारी किया है, जिसके अंतर्गत करीबन 26 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाना है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस टेंडर में डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एम और बोइंग कंपनी के FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्टों का ऑफर इंडिया को हुआ है, लेकिन इनमें से किसी एक एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करने के लिए इंडिया को फिलहाल कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। और बताया जा रहा है कि जब तक ये एयरक्राफ्ट नहीं आता है तब तक इंडियन नेवी के बेड़े में इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एयरक्राफ्ट के रूप में रशिया के द्वारा निर्माण किया हुआ एयरक्राफ्ट जिसे कि ब्लैक पैंथर कहा जाता है उसका इस्तेमाल होगा। दोस्तों यहाँ पे ब्लैक पैंथर असल में MiG-29 एयरक्राफ्टों के ही नेवल वेरिएंट है और बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को केवल मात्र ये 26 एयरक्राफ्ट खरीदने तक ही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर एयरक्राफ्ट आने तक इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल इंडियन नेवी के इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर होगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान लेना चाहिए कि लगभग 1 दशक के आसपास इंडिया के नेवी के द्वारा कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में MiG-29 एयरक्राफ्टों के K और KUV सीरीज के एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इंडियन एयरफोर्स में ये जो एयरक्राफ्ट है ये कई दशकों से इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स में भी इन एयरक्राफ्टों को स्वदेशी एयरक्राफ्टों से रिप्लेस करने का तैयारी किया जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के काम तेजस मार्क 2 करेगा। दोस्तों इंडियन नेवी के आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर देखा जाए तो ये अपने आप में 35 एयरक्राफ्टों को कैरी करने का क्षमता रखता है, जबकि कुछ जगहों में बताया जाता है कि एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों को मिलाकर करीबन 40 ऐसे हथियारों को इसके ऊपर तैनात किया जा सकता है। दोस्तों MiG-29 K और KUV सीरीज के एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑल वेदर फाइटर कैपेबिलिटी के एयरक्राफ्ट है, जिसमें 2 इंजन का इस्तेमाल हुआ है और यह ध्वनि के रफ्तार के मुकाबले में करीबन दुगना मतलब मार्क 2 के रफ्तार में उड़ान भर सकता है। ग्रेविटी के मुकाबले में ये 8 गुना फोर्स जनरेट कर सकता है, मतलब 8G के फोर्स से ऊपर की तरफ जा सकता है और करीब करीब 65,000 फीट के ऊंचाई तक जाके लड़ाई लड़ने में इन एयरक्राफ्टों के पास क्षमता है। MiG-29 एयरक्राफ्ट केवल मात्र हवा में ही लड़ाई नहीं लड़ सकता है, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक ये एक तरीके का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, मतलब हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से समुद्र में तैरने वाले टारगेटों को निशाना बनाने का क्षमता MiG-29 K सीरीज के एयरक्राफ्टों के पास है। MiG-29 एयरक्राफ्ट लंबे दूरी तक उड़ान भर सकता है, क्योंकि इसके पास एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है, जिस वजह से इन एयरक्राफ्टों को लंबे दूरी के महत्वपूर्ण मिशनों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों इंडियन नेवी के MiG-29 स्क्वाड्रन जिसे कि INAS 303 या फिर इंडियन नेवी एयर स्क्वाड्रन 303 कहा जाता है, उसका और एक नाम ब्लैक पैंथर भी है। इन एयरक्राफ्टों के फ्लाइंग कैपेबिलिटी को देखते हुए इंडियन नेवी की तरफ से इसे एक उपनाम भी दिया गया है जो कि गेम चेंजर है। दोस्तों फिलहाल
इंडियन AS-303 स्क्वाड्रन को INS हंसा गोवा में तैनात रखा गया है। दोस्तों MiG-29K और KUV सीरीज के एयरक्राफ्टों के पास इतना कैपेबिलिटी है कि ये आसानी से समुद्र के ऊपर जो एयर डोमिनेंस है उसे हासिल कर सकता है और एयरक्राफ्ट कैरियर के जो कमांडर है या फिर कहे तो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के जो हेड होंगे उनके लिए अन्य तरीके के मिशनों को और आसान बना सकता है। हालांकि इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कामोप Ka-31 हेलीकॉप्टर MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जाना है और स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी शायद इन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तैनात हो। दोस्तों MiG-29 एयरक्राफ्ट को जब बनाया गया था तब इसे एक 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में ही बनाया गया था, पर फिलहाल अगर इसके K सीरीज के एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है और ये इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले MiG-29 एयरक्राफ्टों से काफी अलग है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के पास जहां पे करीबन 69 के आसपास MiG-29 एयरक्राफ्ट है तो वहीं पे इंडियन नेवी के पास करीबन 45 MiG-29K और KUV सीरीज के फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिन्हें इंडिया के द्वारा टोटल 2 बैच में खरीदा गया है, जिनमें पहला बैच में 16 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी साल 2011 में किया गया था, जबकि दूसरे बैच के अंतर्गत 29 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी साल 2016 में रशिया की तरफ से किया गया था। मतलब ये जो एयरक्राफ्ट है ये पूरा नया नवेला है। इनमें ज्यादातर एयरक्राफ्ट 6-7 साल की ही उम्र का है, जबकि थोड़ा संख्या का एयरक्राफ्ट 1 दशक पुराना है। इवन दोस्तों आपको ये भी जान लेना चाहिए कि MiG-29 एयरक्राफ्ट हो सकता है एक पुराना प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके पास इतने कॉम्बैट कैपेबिलिटी है कि अभी भी कई सारे देश इसका इस्तेमाल करता है, जबकि साल 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी डिसाइड किया गया था कि रशिया से एडिशनल 21 MiG-29 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए और इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले MiG-29 एयरक्राफ्टों को UPG स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाए, जिसके लिए करीबन $1 बिलियन मतलब 7,418 करोड़ रुपया तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खर्चा करने के लिए तैयार था। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने वाले MiG-29 एयरक्राफ्टों को लेकर बताया जाता है कि ये डुअल रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों ऑपरेशन के लिए स्विच किया जा सकता है और इसमें अपग्रेड करते हुए कई सारे तब्दीली लाया गया है और हाल ही के रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि इसमें एक स्वदेशी मिशन कंप्यूटर को भी इस्तेमाल करने का तैयारी किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में MiG-29 केवल मात्र रशियन हथियारों को ही कैरी नहीं करेगा बल्कि स्वदेशी भारतीय हथियार और साथ ही साथ वेस्टर्न प्लेटफॉर्मों को भी इसमें लगाया जा सकेगा। दोस्तों रिपोर्ट में यही बताया जाता है कि यह प्रोजेक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से साल 2021 के जनवरी महीने में शुरू किया गया और इसे समाप्त करने के लिए और भी 5 से 6 महीना समय लग सकता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को भारत की तरफ से तब शुरू किया गया जब रशिया की तरफ से एयरक्राफ्टों के सोर्स कोड देने से मना किया गया। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस मिशन कंप्यूटर को लगाने के बाद एयरक्राफ्टों के द्वारा नया जनरेशन के एयर टू एयर मिसाइलों के भी टेस्ट को अंजाम दिया जाना है और बताया जा रहा है कि ये टेस्ट संभावित इसी साल हो। हालांकि इसी साल INS विक्रांत के ऊपर भी MiG-29 एयरक्राफ्टों के लैंडिंग और टेक ऑफ टेस्ट को भी अंजाम दिया जाना है, जो संभावित नवंबर महीने में शुरू हो और अगले साल के मई महीने तक समाप्त हो। दोस्तों MiG-29 K सीरीज के अगर एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो हो सकता है कि ये पुराने MiG-29 एयरक्राफ्टों के बेस पे निर्माण किया गया है, लेकिन इसे मॉडिफाई हाल ही में ही किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 में ही इसे इंडियन नेवी के लिए तैयार किया गया है। फिलहाल इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता इंडियन नेवी के साथ साथ रशियन नेवी भी है और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक करीबन 81 ऐसे एयरक्राफ्टों का निर्माण हो चुका है, जिनमें 45 तो इंडिया के पास है जबकि 24 के आसपास एयरक्राफ्ट रशिया के पास है बोल के दावा किया जाता है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर फीचर को देखा जाए तो ये सिंगल पायलटेड और ट्विन पायलट दोनों ही वेरिएंट में है, जिसमें K सीरीज के एयरक्राफ्ट को सिंगल पायलट फाइटर वेरिएंट कहा जाता है तो वहीं पे KUB सीरीज के एयरक्राफ्ट को ट्विन पायलट ट्रेनर वेरिएंट कहा जाता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के आकार को लेकर बताया जाता है कि इसका लंबाई 17.3 मीटर मतलब 56 फीट 9 इंच है, जबकि इसका विंग स्पैन 11.99 मीटर मतलब 39 फीट 4 इंच है। हालांकि इसके विंग फोल्ड हो सकता है। एयरक्राफ्ट के हाइट 4.4 मीटर मतलब 14 फीट 5 इंच है और विंग एरिया 43 मीटर स्क्वायर मतलब 460 स्क्वायर फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट करीबन 11,000 किलोग्राम के आसपास है, तो वही पे इसके ग्रॉस वेट 18,950 किलोग्राम है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 24,500 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट में 2 क्लिमोव RD-33M के आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 52.96 किलोन्यूटन और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 88.3 किलोन्यूटन है। कुछ जगहों में बताया जाता है कि ये जो इंजन है ये थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल से लैस है। एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को लेकर बताया जाता है कि हाई ऑल्टीट्यूड में इसका अधिकतम रफ्तार माक 2 है, जबकि लो ऑल्टीट्यूड में यही रफ्तार माक 1.13 के आसपास है। एयरक्राफ्ट के क्रूजर स्पीड करीबन माक 1.21 के आसपास है, तो वही पे इसका रेंज करीब 1500 किलोमीटर हाई ऑल्टीट्यूड में और लो ऑल्टीट्यूड में 700 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज 850 किलोमीटर है, तो वही पे इंटरनल फ्यूल के साथ इसके फेरी रेंज 2000 किलोमीटर, ड्रॉप टैंक के सहारे रेंज 3000 किलोमीटर और 3 ड्रॉप टैंक और एक बार एरियल रिफ्यूलिंग के सहारे ये एयरक्राफ्ट 5500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता 17,500 मीटर है, तो वहीं पे ये +8G के दबाव झेल सकता है। हथियार के रूप में इसमें एक 30 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसमें 8 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे 4500 किलोग्राम के पेलोड को लेकर ये एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकता है। हथियार के रूप में इसमें S5, S8, S24
जैसे रॉकेट, R-73E, RVVAE जैसे एयर टू एयर मिसाइल और स्वदेशी अस्त्र मिसाइल को कैरी किया जाता है। एंटी शिप मिसाइल के रूप में एयरक्राफ्ट के द्वारा KH-31A और AD और KH-35U और UE जैसे मिसाइलों को कैरी किया जाता है। एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में KH-31P, PD जैसे मिसाइलों को कैरी करता है, जबकि बॉम्ब्स के रूप में KV-500 KR-TV गाइडेड बॉम्ब और KV-500L लेजर गाइडेड बॉम्ब इन एयरक्राफ्टों के द्वारा कैरी किया जाता है। अन्य इक्विपमेंट में इसमें फ्लेयर और चैप पॉड, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर पॉड, टारगेटिंग पॉड और ड्रॉप टैंक है। जबकि एवियोनिक्स के रूप में इसमें Zhuk ME रडार और OEPS-29 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।